history and interview. Client history and interview is intended to provide a database of information that is important in determining the need of medical referral or the direction फॉर फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। या तो वो फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन के लिए पेशेंट को भेजेगा या फिर रेफरल के लिए जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास क्लाइंट की हिस्ट्री और इंटरव्यू की इंपॉर्टेंट होता है। देन रिस्क फैक्टर असेसमेंट, रिस्क फैक्टर जो असेसमेंट जो है वो हम कंडक्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द पेशेंट हिस्ट्री और इंटरव्यू एंड टेस्ट एंड मेजर पोर्शन ऑफ द फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन। तो उसमें हमने क्या करना होता है, रिस्क फैक्टर देखने होते हैं ताकि जो है हम इजीली जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर सकें। देन हमारे पास की कंपोनेंट ऑफ द जो क्लाइंट हिस्ट्री है और उसके इंटरव्यू, उसकी क्या की कंपोनेंट होंगी। तो क्लाइंट इंटरव्यू जो होगा, क्लाइंट की जो हिस्ट्री और इंटरव्यू है वो मस्ट बी कंडक्टेड इन अ कंप्लीट और ऑर्गेनाइज मैनर में हम कर रहे होते हैं। दिस इंक्लूड अ सेवरल कंपोनेंट ऑल गैदर थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। जो भी होगा वो हम इंटरव्यू प्रोसेस के जरिए क्या करेंगे, गैदर करे होते हैं। जैसे और यहाँ पे हमारे पास द ऑर्डर ऑफ फ्लो जो है, फ्लो इनका जो ऑर्डर होता है इनका वो वेरी कर रहा होता है फ्रॉम थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट या क्लिनिक्स टू क्लिनिक्स जो है वेरी कर रहा होता है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में अलग होगा, कार्डियोवैस्कुलर में अलग होगा, यानी डिफरेंट जो है ये वेरी कर रहा होता है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं मेडिकल जो रिव्यू है वो बिगेन हम कर रहे होते हैं जो फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री से, और फिर हम क्या करते हैं चीफ कंप्लेंट को एड्रेस करते हैं। थेरेपिस्ट जो है वो फाइंड कर रहा होता है, फाइंड इट अ वर्क बेटर टू कंडक्ट अ कोर इंटरव्यू एंड देन आस्क एडिशनल क्वेश्चनर आफ्टर लुकिंग ओवर द क्लाइंट रिस्पॉन्स ऑन द फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म। तो उसके बाद फिर कोर इंटरव्यू करेगा और उसके बाद जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट क्वेश्चनिंग एडिशनल क्वेश्चन पूछेगा अगर उसने अच्छे तरीके से जो है वो फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री की क्वेश्चनिंग जो इंटरव्यू कर लिया। तो देन जब हम स्क्रीनिंग मॉडल में देखते हैं, थेरेपिस्ट जो है वो एडवाइस कर रहा होता है, इज एडवाइज टू हैव क्लाइंट कंप्लीट फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म बिफोर द क्लाइंट थेरेपिस्ट इंटरव्यू। तो उसके पास हमेशा फॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर जो है जिसको देख के वो क्या करेगा, इंटरव्यू लेगा। और उससे क्या होगा, थेरेपिस्ट जो है देन क्विकली रिव्यू द हिस्ट्री फॉर्म देखेगा और फिर उसका जो हिस्ट्री फॉर्म उसको देखेगा, उसको फिर एक मेंटल नोट बनाएगा एनी रेड फ्लैग जो जहाँ पे वो अगर वो उसकी हिस्ट्री में होंगे उसके अकॉर्डिंग। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली हेल्पफुल होती है फॉर द पेशेंट इंटरव्यू के लिए एंड हिस्ट्री एंड टेस्ट एंड मेजर पोर्शन में फॉर द एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे होते हैं वो इंक्लूड होती है कौन सी, हमारे पास जो है फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री में एज हो गया, सेक्स हो गया, रेस एंड एथनिसिटी हो गया, पास मेडिकल हिस्ट्री है, जनरल हेल्थ एंड पास मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल टेस्ट, वर्क एंड लिविंग इन्वायरमेंट, ये हमारे पास पर्सनल फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री में आ गया। देन हमारे पास आता है कोर इंटरव्यू में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आ गई, चीफ जो कंप्लेन है उसके बारे में डिटेल होगा, पेशेंट पेन और उसके सिम्टम असेसमेंट होगी, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकेशन क्या थी, करंट लेवल ऑफ फिटनेस क्या है, स्लीप रिलेटेड हिस्ट्री, स्ट्रेस रिलेटेड जो इमोशनल है या साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उनको स्क्रीन करने के लिए। देन फाइनल क्वेश्चन और उसके साथ एसोसिएटेड साइन सिम्टम्स भी देखते हैं और स्पेशल क्वेश्चन आप करते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, रिव्यू ऑफ द सिस्टम कर रहे हो। तो ये एक छोटा सा जो है वो रोड मैप बना होता है। तो ये सारा जो है हम ये देख रहे होते हैं, ये सारा डेटा हम कहाँ से लेते हैं, हम जो ये डेटा जो है ना वो जो फार्म जो गैदर फार्म है वो हम क्लाइंट जो डेटा है जो कौन सा किस टाइप का हम डेटा जो है उस फार्म में इकट्ठा करते हैं, वो डेटा जो है आपको ये जो एक आपको डायग्राम दिख रही है, ये जो है गाइड टू पीटी प्रैक्टिस जो है उससे ये डायग्राम है, इससे ये इसका मकसद ये होता है कि हम जो डेटा जो हमने लिया हुआ है पेशेंट से या क्लाइंट की हिस्ट्री थे वो जो डेटा है वो कहाँ से हमने गैदर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले हम डेटा ले लेते हैं जनरल डेमोग्राफिक डिटेल्स के बारे में। तो वो पेशेंट की एज होगी, एजुकेशन है, प्राइमरी लैंग्वेज है, रेस, एथनिसिटी, सेक्स है, उसके साथ फैमिली हिस्ट्रीज, फैमिली हेल्थ रिस्क जो है वो हम देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है हम देख रहे होते हैं कि उसकी करंट कंडीशंस क्या हैं, जैसे कंसर्न करंट कंडीशन में जो होगी कंसर्न दैट लीड द पेशेंट और क्लाइंट टू सीक द सर्विस ऑफ द फिजियोथेरेपी, और या फिर कंसर्न और नीड ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट हु रिक्वायर्ड द सर्विस ऑफ द फिजिकल थेरेपी, या फिर और क्या हो सकता है, करंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन क्या वो ले रहा है, मेडिकल मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड द डिजीज इंक्लूडिंग डेट ऑफ ऑनसेट एंड द कोर्स ऑफ द इवेंट्स, ये हो सकता है। इसके साथ जो है हमारे पास यहाँ से डेटा आपको मिलता है, और फिर आप आनसेट एंड द पैटर्न ऑफ द सिम्टम यहाँ से डेटा गैदर करते हो, पेशेंट एंड क्लाइंट, फैमिली या फिर सिग्निफिकेंट जो अदर्स हैं, और जो केयर गिवर जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और गोल क्या है फॉर द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, एंड देन पेशेंट और क्लाइंट, फैमिली जो या फिर सिग्निफिकेंट जो है या केयर गिवर्स है उसकी परसेप्शन ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट इमोशनल रिस्पॉन्स टू द
करंट क्लिनिकल सिचुएशन, या फिर और उसके साथ जो है प्रीवियस अकरेंस ऑफ द करंट मेडिकल जो करंट कंडीशन है उसकी, और प्रीवियस थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या वो ले रहा था या नहीं, ये वाली होगी। और उसके साथ जो है वो हम देख रहे होते हैं कि वो उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक्टिविटी क्या कर रहा है, या पार्टिसिपेशन क्या है। तो उसमें करंट एंड प्रायर रोल ऑफ फंक्शन जैसे सेल्फ केयर है, डोमेस्टिक है, एजुकेशन है, वर्क, इकोनॉमी, सॉरी कम्युनिटी है, सोशल एंड द सिविक लाइफ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम देख रहे होते हैं क्या जनरल हेल्थ स्टेटस भी हम देख रहे होते हैं। उसमें उससे पहले हम देखते हैं क्या मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री है, जैसे कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल, गेस्ट्रो जेनिटो यूरिनरी, then gynecological, integumentary, musculoskeletal, neuromuscular, obstetric, psychological, पल्मनरी एंड द प्रायर हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ उसको, सर्जरीज, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल एंड अदर हेल्थ रिलेटेड कंडीशन तो नहीं है। इसके साथ वो मेडिकेशन कौन सी यूज़ कर रहा है, मेडिकेशन ऑन द करंट कंडीशन, मेडिकेशन ऑफ द प्रीवियस टेकन फॉर द करंट कंडीशन, या फिर मेडिकेशन फॉर द अदर कंडीशन, ये भी हो सकता है। इसके साथ जो है अदर क्लिनिकल टेस्ट जो है, लेबॉर्ट्रीज की डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, रिव्यू ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड्स, मेडिकल जो एजुकेशन है, सर्जिकल जो है वो भी रिव्यू देखने हैं आपने, रिव्यू ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स जैसे न्यूट्रिशन है, हाइड्रेशन स्टेटस है, ये सारी। इसके साथ जो है जनरल हेल्थ स्टेटस जो आप वो देख रहे होते हो उसका, जनरल हेल्थ परसेप्शन उसकी क्या है, उसके साथ मेंटल फंक्शन क्या है, मेमोरी कैसी है, रीजनिंग क्या है, एबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी देखते हो, फिजिकल फंक्शनिंग में मोबिलिटी, स्लीप पैटर्न, रिस्ट्रिक्टेड बेड डेज जो है वो देख रहे होते हो। उसके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री भी आप पूछ रहे होते हो, डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड द हैंड डोमिनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है लिविंग एनवायरनमेंट एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, एड्स ऑफ द फॉर द लोकोमोशन, आर्थोटिक डिवाइसेस है, प्रोस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सिटिंग एंड पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी कैसी है, लिविंग एनवायरनमेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, प्रोजेक्टेड डेस्टिनेशन एट द कंक्लूजन ऑफ केयर, तो ये हो गया। देन हमारे पास सोशल लाइफ, सोशल जो है, और हेल्थ हैबिट्स जो हैं पास्ट एंड करंट, जैसे बिहेवियर हेल्थ रिस्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको अगर यूज़ कर रहा है, ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, लोकल लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस कैसी है। देन द सोशल हिस्ट्री में कल्चरल बिलीव्स हो गए, कल्चर बिलीव्स एंड बिहेवियर्स हो गए, फैमिली एंड केयर गिवर रिसोर्स क्या हैं, सोशल इंटरेक्शन एंड द सोशल एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारी जो 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 सेगमेंट्स हैं इनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो जो जब हम फैमिली हिस्ट्री जब हम बात कर रहे थे, जब हम बात करते हैं फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री की, तो यहाँ पे इट इज़ नेसेसरी एंड प्रोबेबली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द इंटायर पेशेंट हिस्ट्री एंड इंटरव्यू ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे बहुत मुश्किल होता है कि आप सारा कुछ उससे पूछ लो या सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। मैनी जो क्लिनिशियंस हैं या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं सम टाइप ऑफ इनिशियल इनटेक फॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं बिफोर द क्लाइंट फर्स्ट विजिट विद द फिजियोथेरेपिस्ट, या किसी भी के पास आ रहे हैं तो वो एक इनटेक फॉर्म पहले फिल करवा रहे होते हैं, जिससे आप थोड़ा सा क्या होता है आपको ईज़ी हो जाता है कि आप जो है पेशेंट को ईज़िली देख लेते हो, काफ़ी सारी चीज़ें फिर पूछ लेते हो। वो जो फॉर्म है वो ये है, हम देख लेते हैं ये वाला। ये फॉर्म है, ये इस तरह का फॉर्म होता है जो पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री के बारे में होता है। इसमें क्लाइंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, देन उसके बाद है रेस, एथनिसिटी, उसमें डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड जो है वो दिए हुए हैं, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, इंटरप्रिटेटर है यानी कोई आप जो मॉडरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, डेट ऑफ ऑनसेट क्या है, फिजिशियन कौन है, सर्जरी क्या है, थेरेपिस्ट कौन है। देन पास मेडिकल हिस्ट्री में इमीडिएट फैमिली मेम्बर जो हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स, चाइल्ड हैं, ये सारे जो है बता रहे होते हैं या फिर आप खुद बता रहे हो। तो यहाँ से जो है ये आप इसमें सर्कल कर रहे होते हो, क्या एलर्जिक है, चेस्ट पेन है, एंजाइना है, ये अस्थमा है, अर्थराइटिस है, ये सारी कंडीशन जो आप ये सारी देख रहे हो इसमें यस और नो देन टिक कर रहा होता है पेशेंट। देन उसके बाद आता है हमारे पास पर्सनल हिस्ट्री में जो है ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्या पेशेंट को ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं, ये इतनी सारी चीज़ें। उसके साथ आता है हमारे पास वुमेन में जो है कुछ कंडीशंस होती हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, शेप ऑफ द बॉडी भी डिफरेंट है, तो उसके लिए जो है आपकी डिफरेंट ये आपकी क्वेश्चंस हैं। इसके साथ जनरल हेल्थ के रिलेटेड जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जनरल हेल्थ के बाद आपके पास आ जाता है ये जनरल हेल्थ के क्वेश्चंस हैं। उसके साथ जो है मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री वो इसमें सारे में बता रहे होते हैं। देन है वर्क और लिविंग एनवायरनमेंट, वर्क और लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है उसकी रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो इसमें आएगी। देन हिस्ट्री ऑफ फॉल क्या है, देन इसमें आप क्या करते हो, हिस्ट्री ऑफ फॉल पुट कर रहे होते हो। तो वो उसके बाद जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में बताते हैं। उसके साथ नेक्स्ट आखिरी हमारे पास आता है वाइटल साइन चेकिंग, तो आप फिर क्या करते हो, वाइटल साइन चेकिंग। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म था जिससे आप क्या करते हो, बिफोर द फर्स्ट विजिट आप ले रहे होते हो, ठीक है, पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने फॉर्म को देख लिया। इसमें हम जो है थारोली वन ये जितने स्टेप्स थे हमने पढ़े थे कि क्या पेशेंट हिस्ट्री है, पर्सनल जो है वो क्या वो बोल रहा है या जो भी चीज़ें हैं वो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है लेके चलेंगे, ठीक है। और हम इसमें ये हम देख रहे होते हैं कि क्योंकि जो है वो
इनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आप क्या कर रहे होते हो हिस्ट्री को पेशेंट से कि फैमिली मेम्बर है या कोई भी जो लोग हैं उनसे आप क्या करते हो जो है पूछ के जो है वो फिल करवा रहे होते हो, ठीक है। अब उसके साथ जो है आप ये भी देखते हो क्या कोई किसी ने गलत तरीके से फिल तो नहीं किया हुआ फॉर्म, ये भी आप उसके साथ देख रहे होते हो। थेरेपिस्ट जो है मस्ट कीप द क्लाइंट फैमिली हिस्ट्री इन पर्सपेक्टिव। जो कुछ पीपल होते हैं जिनमें क्लियर और अनकम्प्लीटेड फैमिली हिस्ट्री होती है, क्योंकि जो पर्सन जो है वो ज़्यादातर कह रहे होते हैं कि उनकी क्योंकि दे अनयूजुअल होते हैं क्या फॉर द पीपल टू कि वो से कि नोबडी इन द फैमिली हैव एवर हैड यानी हार्ट डिजीजेज हैं या फिर कैंसर है उनको, या फिर कुछ अदर जो होते हैं वो कहेंगे उनको मेजर हेल्थ इश्यूज हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे होते हैं चेक मार्क इन मल्टीपल बॉक्सेस में कर रहे होते हैं ऑन द हिस्ट्री फ्रॉम द डज नॉट नेसेसरी मीन टू द पर्सन। जैसे कि अगर हम बात करें अगर कुछ डिजीज़ेज़ अगर अर्ली एज में हो जाएँ इन द फर्स्ट जनरेशन फैमिली मेंबर में, तो उसका मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इसी तरीके और उसको हम रेड फ्लैग कंसीडर करते हैं क्योंकि जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं वो अगर स्टार्टिंग में जल्दी हो जाएँ तो इसका मतलब जेनेटिकली हो सकती हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट है जिनको कोलोन कैंसर जो है 75 ईयर एज में होता है, तो वो हमारे पास प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि कैंसर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है एज होता है पहला। तो इसलिए हम उसको जेनेटिक में देखते हैं, इसलिए फैमिली हिस्ट्री जो है वो हमारे पास ना सिर्फ जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन लेके आ रही होती है, बल्कि यह जो है ये शेयर्ड इन्वायरमेंट, शेयर्ड वैल्यूज़, शेयर्ड बिहेवियर, शेयर्ड कल्चर, तो यहाँ से जो है इन पे भी जो है वो लाइट दे रही होती है, मतलब इन पे भी जो इनके रिलेटेड जो है वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की या फिर एटीट्यूड टुवर्ड द एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी और कुछ डिफरेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो जो है हम यूजली फोकस कर रहे होते हैं फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। तो इसलिए भी हमें जो है वो क्या चाहिए होती है डिफरेंट हिस्ट्री चाहिए होती है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो जो है वो ऐसी फूड कंजप्शन कर रहे होते हैं जिनसे उनको फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं उनको शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ लोग कुछ फैमिली में शुगर कम ज़्यादा कम लेने से भी जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसलिए जो है आप फैमिली हिस्ट्री ले रहे होते हो। देन है हमारे पास रिसोर्सेज, तो जब भी आप आपको जब जो रिसोर्सेज हैं ये एक स्पेसिफिक रिसोर्स बने हुए हैं जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ टूल्स डेवलप किए हुए, कंप्यूटराइज्ड टूल डेवलप किए हुए जो लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो मतलब अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे पुट करते हैं, इस जैसे ये जो इनने लिंक दिया है उस पर, और उसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को इनकरेज कर रहा होता है कि वो इन टूल को यूज़ करे और क्रिएट करे उन टूल्स को यूज़ करके और प्रिंट आउट करे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी उसने इन्फॉर्मेशन उसमें पुट की उसकी वजह से उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिली होती है। तो उसको क्या करेगा वो प्रिंट करेगा, तो वो फिर क्या होगा वो ये इन्फॉर्मेशन अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं जो प्रोफेशनल हैं या प्रोवाइडर्स हैं उनको दे रहा होता है ताकि कोई कहीं पे स्क्रीनिंग हो जाए या फिर कोई फर्दर एवेल्युएशन हो जाए, तो उसके लिए दे रहे होते हैं। इसके साथ जो है फॉलो अप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट जो है हैज़ कंप्लीट द फैमिली या फिर पर्सनल हिस्ट्री उसने इनटेक ले ली इनटेक फार्म से तो ली, लेकिन जब क्लिनिशियन जो है कैन फॉलो अप क्वेश्चन क्यों पूछ रहा होता है बेस्ड ऑन एनी यस सिलेक्शन मेड बाय द क्लिनिशियन, कोई भी उसने सिलेक्शन मेड किया हुआ है तो उसके हिसाब से, क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि क्या यस का सारे उसने यस लिखे हुए या नोज लिखे हुए, या फिर उसने जो है वो इसलिए ले रहा होता है ताकि वो इस सेक्शन में रिव्यू करने के लिए कि क्या यहाँ पे जो है वो बंदा जो है लिटरेसी तो नहीं शो कर रहा है, ये लिटरेसी तो सस्पेक्टेड तो नहीं है, या फिर ऑब्जर्व उसने की यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता यस 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 कर दिया नो नो कर दिया, तो इसलिए जो है वहाँ पे वो देख केयरफुली मॉनिटर कर रहा होता है कि कहीं पे जो है उसने गलत जो है इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। तो इसलिए क्लिनिकल सिचुएशन जो है इसमें यहाँ पे स्लाइटली अडेप्टेशन एंड अल्टरेशन टू द इंटरव्यू, यहाँ पे जो क्लिनिकल सिचुएशन जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइट अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है और अल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, और ये मॉडिफिकेशन जो है अफेक्ट द डेप्थ एंड रेंज ऑफ क्वेश्चन, ये इसलिए हम थोड़ा से चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लाइंट हैज़ पेन एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन who has no history of other disease is unlikely to require in depth question to rule out the systematic origin of the pain, लेकिन यहाँ पे तो उसका ट्रोमेटिक है ना, लेकिन एक पेन है एक वुमेन है जिसको
ट्रॉमा हुआ, लेकिन उसको प्रीवियस हिस्ट्री जो है, ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है वुमेन में, लेकिन उसको प्रीवियस हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, और वो खुद सेल्फ रेफर्ड है, खुद ही आई है आपके पास, और उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन नहीं है आपके पास, और वो कंप्लेन कर रही है शोल्डर पेन की, और फिर आप क्या करोगे, उसको थारोली में क्या करोगे, इंटरव्यू करेंगे। और सिंपल क्वेश्चन, हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू परमिट टू मी टू हेल्प द क्लाइंट, कैन सेव यू गाइड, तो सर्व यू गाइड। तो इस तरह आप क्या कर रहे होते हो, मतलब एक जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। देन ए कंटिन्यूड क्वेश्चनिंग जो है मे भी अकर हो रहे होते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के दौरान और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, यानी ये फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं, जो क्या होते हैं, या ऑब्जेक्टिव के दौरान भी पूछ रहे होते हो, ट्रीटमेंट के दौरान भी पूछ रहे होते हो। और थेरेपिस्ट जो है इनकरेज कर रहा होता है कि वो कंटिन्यूस जो है कैरी करे आना कंटिन्यूस डायलॉग ड्यूरिंग द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। और फिर क्या करता है वो, बोथ एज एन एजुकेशनल टूल के तौर पे, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिपोर्ट कर रहा होता है फाइंडिंग, और जो है मेंटेनिंग द पॉसिबल ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव जो है वो देख रहा होता है कि कहीं पे ट्रीटमेंट चेंज तो नहीं करनी पड़ेगी, या कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं देनी पड़ेगी इसको। और इन द मेथड टू रिड्यूसिंग द एप्रीहेंशन ऑन द पार्ट ऑफ क्लाइंट, और जो एप्रीहेंशन जो है ना, अगर पेशेंट ने बनाई हुई है तो उसको भी कम करने की कोशिश करता है। इस तरह दिस ओपन कम्युनिकेशन जो है वो ब्रिंग टू लाइट अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से क्या होता है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल रही होती है। जो क्लाइंट हमें वंडर अबाउट द एक्सटेंसिव ऑफ इंटरव्यू थिंकिंग, फॉर एग्जांपल व्हाई द थेरेपिस्ट आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट बाउल फंक्शन व्हेन माय प्राइमरी कंसर्न रिलेटेड टू बैक पेन। अब पेशेंट जो है उसको बैक पेन हो रहा है, तो वो उसको क्वेश्चनिंग अगर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कर रहा है किसके बारे में, बाउल फंक्शन के बारे में, तो अब वो उसको ऑब्जेक्शन आ रहा है, यार ये मुझे क्यों कर रहे हैं। तो अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट नीड टू मेक अ क्वालिफाइंग स्टेटमेंट देगा टू द क्लाइंट्स रिगार्डिंग टू नीड ऑफ सच डिटेल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर उसने बाउल फंक्शन की क्वेश्चनिंग की, तो वो इसलिए वो देखना चाहता है कि रूल आउट करना चाहता है कि क्या उसको स्टमक रिलेटेड या इंटेस्टाइन इन्वायरमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से वो रेफर पेन उसका बैक में आ रहा है। तो अब वो आपको वहाँ पे क्लियरेंस देनी पड़ती है, और ये दिखता तो अनरिलेटेबल है कि क्लाइंट को, लेकिन उसको थोड़ा सा सेंस बनाना पड़ता है कि जो थेरेपिस्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है पॉसिबल कनेक्शन बिटवीन बैक पेन और सिस्टमिक डिजीज़ का। इस तरह जो थ्रू आउट क्वेश्चनिंग जो है वो आप कर रहे होते हो रिगार्ड द बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग जो है वो उसके हिस्ट्री फॉर्म में आप लिख रहे होते हो, ठीक है, और देख रहे होते हो कि कहीं पे कोई टेस्ट एंड मैयर कोई जो ऑर्डर है उसमें क्या करते हो आप इन्फॉर्मेशन जो है, ताकि इनिशियल असेसमेंट आप कर रहे होते हो तो उसमें आपने जो फाइंडिंग ली हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप देते हो। Effort should be made to quantify all the information by the frequency, intensity, duration, exact location, include length, breadth, depth, and anatomical location। तो आपका क्वेश्चन यही होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली वो मतलब उसकी सारी मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो है आप एग्जैक्ट जो उसके जो जो कंडीशन है उस तक पहुंच सको। ये हमने फॉर्म देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे, एज रिलेट, एजिंग एंड एज एंड एजिंग। हमारे पास जो एज होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी रिस्क फैक्टर होता है डिजीज़ का, इलनेस का और कोमोर्बिडिटीज़ का, इसलिए इट इज़ द नंबर 1 रिस्क फैक्टर होता है कैंसर के लिए। और जो एज ऑफ द क्लाइंट है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है, ताकि हम कंसीडर करें व्हेन एवेलुएटिंग द अंडरलाइंग न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन, और जब हम स्क्रीन कर रहे होते हैं मेडिकल डिजीज़ को। अब एज रिलेटेड जो भी हमारे पास चेंजेस होंगी इन मेटाबॉलिज्म, वो एज रिलेटेड चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज कर रही होती है रिस्क ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन इन द ओल्डर एडल्ट। और ओल्डर एडल्ट जो होते हैं मोर सेंसिटिव होते हैं टू बोथ थेरेप्यूटिक और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेनी ड्रग स्पेशली एनाल्जेसिक, ठीक है। और इसी तरह फंक्शनल जो लिवर टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं, हैप्टिक ब्लड फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है विद द एजिंग, और इससे क्या होगा, इम्पेयर हो रही होती है लिवर की कैपेसिटी कि वो ब्रेक डाउन करे या फिर ड्रग को कन्वर्ट करे। और इसीलिए जो एजिंग है वो रिस्क फैक्टर होता है, वाइड रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम जो है वो एसोसिएट कर रहा होता है विद ड्रग इंड्यूस टॉक्सिकेशन, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इट इज़ हेल्पफुल टू अवेयर द न्यूरोमस्कुलर जो न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल जो कंडीशन है और जो सिस्टमिक कंडीशन है उन को हमें अवेयर होना चाहिए। 10 टेंड टू अकर ड्यूरिंग पर्टिकुलर, क्योंकि वो एक खास जो डेकेड ऑफ लाइफ है उसमें हो रहे होते हैं। जैसे साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद द कंडीशन टेक ऑन अ ग्रेटर सिग्निफिकेंट व्हेन द एज इज कंसिडर। अब कुछ डिफरेंट डेकेड्स में डिफरेंट जो डिजीज होती हैं, मतलब स्टार्टिंग में कुछ और होती है, एंडिंग पे कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, अब प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो है अकर होता है मेन में आफ्टर द 4th डेकेड, यानी 40 साल की उम्र के बाद। तो इसी तरह पास मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है इन 55 ईयर ओल्ड विद द शाटिका ऑफ अननोन काज, तो शुड राइज द सस्पेक्शन ऑफ द थेरेपिस्ट। तो सस्पिशन ऑफ द थेरेपिस्ट उसके इसलिए वो क्या करेगा, उसको सस्पिशन तो होगी ना
ठीक है। अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें एज रिलेटेड जो है वो कंडीशन बताई हुई है ये वाले टेबल में। अब यहाँ पे सम एज एंड सेक्स रिलेटेड मेडिकल कंडीशन, इसमें न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस पहले हमारे पास है, जैसे जीबीएस है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम। इसमें मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन से, और एज जो होती है एनी एज में हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन एंड एल्कोहलिज्म होगा तो इनको हो जाएगा। देन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन से, और इसकी पीक एज होती है 15 से 30 साल। हाँ, 35 साल में पीक होता है। ठीक है। अब रोटेटर कफ डिजनरेशन जो होती है वो किस में, वो हमारे पास वुमेन ज़्यादा होगी और 30+ में ज़्यादा होगी। अब स्पाइनल स्टीनोसिस मेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन में, यानी कि ये 60 ये एज में होगा। आगे आता है टाइटस सिंड्रोम जो है, ये बेसिकली एक ऐसे एक सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी जो रिब्स और जो आपका जो रिब्स होंगी और जो रिब्स रिलेटेड जो रिब के साथ जो मस्कुलेचर है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, उसमें जो है पेन, स्पैज़म और ये सब हो रहा होता है। और यहाँ ये जो होता है बिफोर 40 ईयर में होता है, और ये चिल्ड्रन में भी हो सकता है। देन है कास्ट्रोकांड्राइटिस। कास्ट्रोकांड्राइटिस वुमेन में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है, ये 40+ में होता है। न्यूरोजेनिक एलोडिकेशन जो है ये 40 to 60% लोगों में होता है। ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल थे। अब हमारे पास है सिस्टमिक में HIV एड्स जो होगा वो होता है मेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन से, और एज होगी 20 to 49। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन से, एज क्या होगी 15 to 30। इसके साथ जो है एब्डोमिनल एओर्टा एनोरिज्म हाइपर सेंसिटिव वुमेन मेन में ज़्यादा है और वुमेन में कम है, 40 to 70 ईयर एज में। बर्गर्स डिजीज ये मेन में ज़्यादा है, वुमेन में कम है, और ज़्यादातर 20 to 40 ईयर की एज में होता है, स्मोकर में ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके साथ कैंसर मेन में ज़्यादा है, वुमेन से कम। एनी एज हो सकती है, इंसिडेंट राइज हो सकता है आफ्टर द एज ऑफ 50। ठीक है। और देन है ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें हमारे पास जो है वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन के, और 45 to 70 जो है पीक इंसिडेंस होती है इसकी। देन है हॉडकिन डिजीज़ मेन में जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन के, और ये हमारे पास 20 to 40 जो है इसकी एज है अंदर 50 to 60। ठीक है। वुमेन में 50 to 60 और मेन में 20 to 40। इसके साथ जो है ऑस्ट्राइड ओस्टोमा जो है बेनाइन होता है, ये हमारे पास होता है मेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन से, 10 to 20 ईयर की एज में होता है। अब हमारे पास जो पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है मेन में ज़्यादा होता है, वुमेन के ये 50 to 70 ईयर के दरमियान होता है। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस वुमेन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन के, और 20 to 50 जो है इसकी जो डेट है एज होती है। देन हमारे पास स्किन कैंसर मेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन में। रेयरली बिफोर पुबर्टी कम होते हैं, लेकिन इंक्रीज इंसिडेंस इनका कब होगा, जब एज इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह गाल स्टोन जो है वुमेन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेन के, 40+ की एज में ज़्यादा हो जाएंगे। गाउट जो है मेन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन के, 40 to 59 ईयर एज में कॉमन होते हैं। देन है गायनिकोलॉजिकल जो कंडीशन है वुमेन में ज़्यादा है, 20 to 45 इनकी पीक इंसिडेंट है। देन पेगेट डिजीज ऑफ बोन जो है वो हमारे पास मेन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वुमेन के, और 60% जो है वो 60 ये जो है प्लस की एज में ये पाई जाती है। ठीक है। देन है प्रोस्टेटिस, ये होता है मेन में, और ये 40+ में होता है। देन है प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो मेन के, ये 40 to 60 एज में होता है। देन है हेरेडिटरी सिंड्रोम, ये मेन में ज़्यादा होता है और वुमेन में कम होता है, 20 to 40 ईयर की एज में होता है। रेनल जो है वो हमारे पास रेनल ट्यूबरकुलोसिस मेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन के, और 20 to 40%। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो हमारे पास जो है न्यूमेटिक फीवर जो है वो गर्ल्स में ज़्यादा होता है, बॉयज़ की 4 to 9 एज में होता है, और 18 to 30। शिंगल्स जो है वो गर्ल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़ में, मेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन में। इनकी इंसिडेंट जो है 60+ होती है, इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग एज। देन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स जो है मेन में ज़्यादा है, वुमेन में कम होता है, 20 to 40 ईयर की एज में होता है। सिस्टमिक बैकेक जो है वो 40+ की एज में होता है। थायराइडाइटिस जो है वुमेन में ज़्यादा है, मेन में कम है, 30 to 50 ईयर में ज़्यादा होता है। वेस्कुलर क्लोडिकेशन जो है 40 to 60 ईयर की एज में ज़्यादा होता है। ये हमारे पास जो थी एज रिलेटेड कंडीशन थी। अब हम आ जाते हैं किसमें, हाँ, अब हमारे पास जो है अगर हमने देखा एज में एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि यूएस पॉपुलेशन जो है इज बिगेन टू टर्निंग 65 इन 2011। तो 2011 में वो 65 की थी, तो आज कितनी होंगी, 11 और 10 यानी 75 अभी 79 या 80 की एज की होंगी वो पॉपुलेशन। बिटवीन नाउ एंड द एज ऑफ 23 दे इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 65 ईयर ओल्डर देन डबल हो जाएगी रीचिंग, और इनकी जो रीच कितनी 72 बिलियन,
or making up larger population, entire population increasing the 30% in 2000 to 20% in 230 में ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द एक्सप्लोजिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड अमंग द ओल्डर एडल्ट एज 80 एंड द ओल्डर, दिस ग्रुप इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं ना इनमें। नंबर आर एक्सपेक्टेड ग्रोथ फ्रॉम 5 to 5.5 बिलियन ईच ईयर ऑफ 2010 एंड लीस्ट 19 मिलियन इन 2050। और जैसे हमने जैसे प्रीवियसली हमने देखा, रेसल एथनिक मेकअप जो है ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू चेंज और क्रिएटिंग अ मोर डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर अमेरिकन। अब ह्यूमन एजिंग जो है वो बेस्ट करेक्टराइज है एज प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच ऑर्गन सिस्टम, होमियोस्टेसिस रिवर्स हो रहा होता है। दिस डिक्लाइन ऑफन रेफर एज अ होमियोस्टेनोसिस, तो उसको होमियोस्टेनोसिस भी कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, थर्ड इट इज बिगिन इन थर्ड डिकेड्स और ग्रेजुअली इन लीनियरली वेरिएबल अमंग द इंडिविजुअल। ये क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। ईच ऑर्गन सिस्टम डिक्लाइन हो रहा होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन ऑर्गन सिस्टम, और ये इन्फ्लुएंस हो रहा होता है बाय डाइट, एनवायरनमेंट और पर्सनल हैबिट्स। देन डायमेंशिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल एंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा, फॉल और फ्रैक्चर जो है वो हो रहा होता है। टेलारिज्म जो है वो कॉमन होता है ड्यू टू कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है अगर किसी को हिप फ्रैक्चर है, दैट इंक्रीज द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड मोर्टेलिटी। इसके साथ ओल्डर क्लाइंट जो है वो टेक डिसअप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मेडिकेशन, और उसकी वजह से प्रीडिस्पोजिंग देम एडवर्स ड्रग इवेंट और ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा होता है, पुअर एड्रेशन ऑफ द टू द मेडिसिन हो रही होती है, मेडिसिन रिजीम एंड चेंज इन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक रिलेटेड टू एजेस, ये चेंज हो रही होती हैं। अब क्योंकि एब्रप्ट चेंज और सडन डिक्लाइन हो रहा होता है इन एनी सिस्टम और द फंक्शन जो है वो, उसकी वजह से क्या होता है, डिजीज होगी जो नॉट सिंपली फ्रॉम नॉर्मल एजिंग। इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज द डिक्लाइन जो होगा होमियोस्टेसिस रिवर्स शुड बी काज नो सिम्टम एंड इम्पॉसिबल नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटी डेली लाइफ रिगार्डलेस ऑफ एज। इन शॉर्ट, अगर हम नॉर्मली बात करें, ओल्डर पीपल अगर बीमार नहीं है, आर सिक बिकॉज दे आर सिक, वो क्योंकि वो सिक होते हैं क्योंकि बीमारी की वजह से सिक होंगे ना, नॉट बिकॉज दे आर ओल्ड। ठीक है, वो ओल्डर पीपल में आ रही होती है, वो जनरली इफेक्ट कर रही होती है मोल वेलनेबल ऑर्गन सिस्टम को, विच ऑफन इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूली डिजीज ऑर्गन सिस्टम से डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्सप्लेन वाई द केस डिजीज प्रेजेंटेशन इज सो एटिपिकल इन दिस पॉपुलेशन, क्यों होती है। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल एट द प्रेजेंटेशन लेस देन 1/4 ऑफ द ओल्डर क्लाइंट with the hyperthyroidism have a classical triad of goiter, tremor or tremor or the exophthalmos. More likely symptom are atrial fibrillation, confusion, depression, syncope and weakness, क्योंकि because the weaker link with the aging is often brain होगा, urinary tract होगा, cardiovascular और musculoskeletal system, और lighter number of presenting symptom जो है prominent हो रहे होते हैं no matter what underlying disease. These include क्या हो सकती है हमारे पास, acute confusion, depression, falling, incontinence, syncope, या फिर ये सब हो सकती हैं। अगर हम Contrary, it is equally important. The organ system is usually associated with a particular system, is less likely to be cause the symptom in older individual in younger ones. For example, acute confusion in older adult is less often caused by new brain lesion. Incontinence is less often caused by the bladder disorder, falling and to the neuropathy or syncope to the heart failure.